Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of 10th grade chemistry. I am your chemistry teacher मोहम्मद इदरीस ऑन स्क्रीन। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन आज के क्लास का हिस्सा होंगे। जो चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आपके सामने बोर्ड पे भी नज़र आ रहा है कि इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। लास्ट में हमने जो आखिरी लेक्चर था उसमें हमने एमसीक्यूज़ को वाइंड अप किया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, उसके बाद हम उसका आंसर लिखेंगे। कुछ चीज़ें आपको याद भी होंगी, जैसे व्हाट इज़ अ फ्यूल सेल। अब अगर हमने व्हाट इज़ अ फ्यूल सेल का आंसर देना है तो हमने 3 नंबर के लिए कितनी बातें उसमें डिस्कस करनी है, तो ये ज़रा हम डिस्कशन करेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। फ्यूल सेल हमने इस चैप्टर के लास्ट पे सीखा था। फ्यूल सेल ऐसा सेल होता था जिसमें गैल्वेनिक सेल के वो रूल्स के ऊपर काम करता है, और इसमें जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी हीट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसको अगर हम आंसर की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है फ्यूल सेल का, तो इसको ज़रा हम स्टार्ट करते हैं कि फ्यूल सेल क्या है। तो फ्यूल सेल बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, आंसर लिखते हैं क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज का, तो फ्यूल सेल क्या होगा। बेसिकली फ्यूल सेल इट इज़ गैल्वेनिक सेल, या इसको हम वोल्टेइक सेल कह सकते हैं। गैल्वेनिक सेल मीन के क्या होगा, स्पॉन्टेनियस सेल। अब स्पॉन्टेनियस सेल है तो इसके अंदर जो वर्किंग होगी ये ख़ुद ब खुद केमिकल्स को यूज़ करेगा। उसके बाद क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे कि फ्यूल जो यूज़ होगा, फ्यूल इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। इसमें जो फ्यूल आप यूज़ करेंगे वो क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। इसका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट वो क्या होगा, प्रोडक्ट इज़ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इन टर्म्स ऑफ हीट यहाँ से जनरेट होगा। बेसिकली हम ये लिख रहे हैं कि इट इज़ अ गैल्वेनिक सेल विच यूज्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस टू प्रोड्यूस क्या होगा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर एंड हीट। और इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट के एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो फ्यूल सेल आपके सामने मौजूद है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना आप लिखते हैं, 0.9 वोल्ट। ठीक है, ये पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो इसके आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्यूल सेल क्या है। इसको आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फ्यूल सेल आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। उसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन नेल्सन सेल। सबसे पहले आपको ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि नेल्सन सेल क्या होता है, उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। नेल्सन सेल, नेल्सन सेल बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसमें हम ब्राइन यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक एग्जांपल है जिसमें हम ब्राइन को यूज़ करके, ब्राइन इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का गाढ़ा सोल्यूशन जिसको हम ब्राइन कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम मेटल, सोडियम आयन और क्लोरीन आयंस डेवलप होंगे। उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरीन जो आयंस हैं वो एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होंगे और वाटर जो है कैथोड के ऊपर रिड्यूस होगा। अब इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर 2 आयंस मौजूद होंगे, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो उससे नहीं बनने वाली चीज़ क्या होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नेल्सन सेल से हम जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके ज़रा हम रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। जस्ट इसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बोर्ड की तरफ आते हैं। ठीक है, अब जो हमारा पहला क्वेश्चन था फ्यूल सेल के हवाले से, इसके साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है रिएक्शंस इन, अब क्वेश्चन नंबर 2 है दिस इज रिएक्शंस इन नेल्सन सेल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन मीन कि NaCl जो है आयनाइज होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। इसके साथ हम 2 भी पुट करेंगे। ये 2 कहाँ से आएगा, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन पहले ही बैलेंस्ड है, हम इसको 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये आपको अभी नज़र आ जाएगा। अब एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा कि क्लोरीन जो है Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किस में चली जाएगी, Cl एटम के अंदर, और 2 एटम मिलके क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस। और इसके साथ जो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2, यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा वो हमने कौन सा लिखना है, कैथोड के ऊपर। अब इस केस में जो कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी वो वाटर मालिक्यूल की होगी, कि वाटर मालिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। इसको जब आप बैलेंस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे भी हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके 2 के साथ भी हाइड्रोजन भी 2 के साथ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है। 2 2 ज़ार 4, 4 और 2 यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 6, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितना हो जाता है, 2 2 ज़ार 4 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्या करते हैं, इस H2 को H2 के साथ से 2 रिमूव कर देते हैं, तो अब ज़रा देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। 2 2 ज़ार 4, 4 और 2, 2 और 2 प्लस 4, इसी तरह से यहाँ पे 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे 2 हैं, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे 2 हैं और हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसका अगर हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो वो कैसे होगा, वो आप कैसे लिखेंगे, इन सारे रिएक्शंस को आप सम अप करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन को अगर हम सम अप करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब ज़रा आप देखें कि कौन सी चीज़ एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 क्लोरीन जो हैं किसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने लिखनी हैं, बाकी कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है तो वो आपने देखनी है। 2NaCl ये आप यूज़ कर रहे हैं और ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ, और साथ में क्या होंगे, आइंस। इस साइड पे एक और चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमने कैंसिल आउट नहीं किए, ये आपने देखना है कि दोनों साइडों पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहाँ पे हम नीचे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली क्या कर लेंगे, यहाँ से इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये इस साइड पे ये चीज़ें आ गई, इस साइड पे क्या आ जाएगा, 2Na पॉजिटिव, बाकी क्या आ जाएगी, क्लोरीन गैस यहाँ पे जमा होगी एनोड के ऊपर, हाइड्रोजन गैस किस पे जमा होगी, कैथोड के ऊपर, और साथ में क्या होगा, 2OH नेगेटिव आइंस। ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन जमा हो गई, लेकिन इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमने ये सीखना है। क्लोरीन गैस भी आ गई, हाइड्रोजन भी आ गई, तो लास्ट पे जो इस सेल का प्रोडक्ट होगा वो भी आप लिखेंगे। वो क्या होगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऊपर लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नेल्सन सेल, प्रोडक्ट ऑफ नेल्सन सेल। अब नेल्सन सेल का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा कि आप इसको इसमें देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस कौन से मौजूद हैं, ये आपस में फर्दर रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन से होगा क्या, इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 2Na पॉजिटिव है और साथ में क्या है, 2OH नेगेटिव। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे कौन सी चीज़ बनेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
तो अभी मैंने पहले जैसे आपके साथ डिस्कशन की थी कि इससे हम कौन सा प्रोडक्ट जनरेट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा, नेल्सन सेल से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। और इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए हैं कि सबसे पहले आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो NaCl होगा। NaCl का जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ब्राइन। एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगा, कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगा, फिर ओवरऑल रिएक्शन जो लिखते हैं इसको हम क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन। इसके साथ आप मज़ीद जो है अगर देखते हैं कि इसमें जो आइंस रह जाते हैं वो कौन से हैं, तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आइन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि वाई टिन प्लेटेड स्टील इज़ यूज टू मेक फूड कैंस। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है, टिन प्लेटेड कैन हम क्यों यूज़ करते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, ये हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में सीखा था, जब हम किसी सरफेस के ऊपर टिन को इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, स्टेनिक को। ठीक है, अब क्या मसला है कि यहाँ पे रीज़न ये है कि फूड के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं और दूसरा साल्ट होते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, क्रोसिव हैं। ये क्या करती हैं कि अगर आप कोई आयरन सरफेस यूज़ कर रहे हो, आयरन का कोई बॉक्स यूज़ कर रहे हो, तो ये इसके साथ क्या करेंगी, क्रूयन क्रिएट करेंगी, और जो फूड है वो पॉइजनस हो सकता है, पॉइजन क्रिएट हो सकता है, और फूड की जो लाइफ है वो कम होते होते ख़त्म हो सकता है। फूड आपका ख़राब हो सकता है। अगर वो काफ़ी अरसे तक रहे और उस फूड को आप ह्यूमन इस्तेमाल करें तो आपके लिए वो ठीक नहीं होगा। उसमें तरह तरह के रिएक्शन हो चुके होंगे और वो आपके लिए फूड पॉइजनिंग का ज़रिया बन सकता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे सर्फेस के ऊपर स्टेनिक की प्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट थिन लेयर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आयरन है या स्टील है या कुछ भी है उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, टिन को इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया। उससे होता क्या है कि टिन जो है वो लेस जो क्रोसिव होता है उसकी वैल्यू बहुत कम क्रोसिव क्रिएट करता है, क्रोजन नहीं करता। तो इससे होता क्या है कि फूड जो है वो काफ़ी अरसे तक, लंबे अरसे तक क्या रहता है, अच्छी कंडीशन में रहेगा, और उसमें कोई भी फूड पॉइजनिंग का जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे। तो अब ज़रा इसको हम लिखते हैं, ज़रा आंसर कैसे इसका दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टिन प्लेटेड कैंस के हवाले से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि टिन प्लेटेड कैंस को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, टिन प्लेटेड कैंस। ठीक है, टिन प्लेटेड कैंस हो सकते हैं, बॉक्सेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके हवाले से जो आंसर हम स्टार्ट करते हैं कि फूड कंटेन, हम स्टार्ट कर रहे हैं फूड से। अब फूड क्या करता है, फूड कंटेन्स क्या हो सकती हैं, फूड कंटेन्स ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, एंड साल्ट्स। ठीक है, दैट क्रिएट क्रूयन विद, दैट क्रिएट, अब क्या होगा, क्रिएट करेंगे, दैट क्रिएट क्रूयन विद किसके साथ, जो आपका स्टोरेज बॉक्स होगा, स्टोरेज बॉक्स। ये क्या होगा, किस चीज़ का बना हो सकता है, मेड अप ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। ठीक है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, क्रूयन क्रिएट करेगा, दैट क्रिएट। तो इसका मतलब है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड, ये क्या होते हैं, क्रोसिव होते हैं, क्रूयन क्रिएट करेंगे। उससे होगा क्या, अगर हम आगे लिखने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट्स इन formation of poison in food। ठीक है,
और क्या होगा, such type of food create food poisoning। इससे आपको ये सूटेबल नहीं होती, ये क्या हो जाएगा कि आप इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे मतलब उसकी लाइफ टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सो वी यूज़ tin plated cans are boxes to minimize the corrosion between food particles, food and storage boxes। ठीक है, स्टोरेज बॉक्स। ठीक है, अब इससे क्या होगा, the life of food increases and particles of food remains in their original condition for longer time, for longer time। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि पहले जो हमने कहा कि फूड पार्टिकल्स के अंदर कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं और साल्ट्स हो सकते हैं। ये साल्ट्स क्या करते हैं, जो स्टोरेज बॉक्स है अगर तो वो आयरन का बना हुआ है या किसी और चीज़ का बना हुआ है, उसके ऊपर टिन प्लेट नहीं है, स्टील का है, तो क्या हो सकता है कि वो क्रियन क्रिएट करेंगी। क्रियन से होगा कि जो आयरन की रस्टिंग होगी, जो रस्ट पार्टिकल होंगे वो फूड के अंदर मिक्स होंगे, जिससे क्या हो गया कि पॉइज़न क्रिएट हो सकता है और फूड पॉइजनिंग की तरफ जा सकता है। अब उसको हम रिप्लेस किससे कर देते हैं कि उस स्टील या जो आयरन होता है उसके ऊपर हम टिन स्टेनिक की प्लेटिंग करते हैं। उससे क्या होता है, जो टिन है वो लेस क्रोसिव होता है, ये क्रोजन क्रिएट नहीं करता और फूड पार्टिकल अपनी जो असल हालत में है वो मौजूद रहते हैं, उसमें पॉइजनिंग क्रिएट नहीं होती है और फूड लॉन्गर टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व्स एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है, लेकिन मैं आपको एक कंबस्शन रिएक्शन के हवाले से जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा। बहुत सारे हम नॉर्मली क्या लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को ही लेते हैं। ज़रा थोड़ा सा हम चेंजेस की तरफ जाते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या कंबस्शन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम डेली लाइफ। एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम डेली लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कंबस्शन रिएक्शन ऑफ मीथेन। कंबस्शन रिएक्शन ऑफ मीथेन, इसमें क्या होगा कि आपके पास क्या है कि CH4। अब सबसे पहले कंबस्शन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है कि जब आप मीथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हो तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर रिलीज़ होगा, साथ में हीट रिलीज़ होगी। तो इस रिएक्शन को हम लिखते हैं CH4। बेसिकली ये एक बर्निंग प्रोसेस है जिसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा, CO2 + H2O। ठीक है, अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को रिवाइज भी करें तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जो कि क्या होता है, इसको भी आप देख लें। ये मैं दोबारा से लिखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए।
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ ऑक्सीजन। ये जो पहला कॉलम है कि किस चीज़ का होगा, ऑक्सीडेशन का, दूसरा कॉलम किस चीज़ का होगा, रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, हाइड्रोजन भी माइनस होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, रिडक्शन में भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अगर हम देखें यहाँ पे जो CH4 है ये किस में जा रहा है, CO2 के अंदर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन के साथ कार्बन में कौन सी चीज़ ऐड हो रही है, O2, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो CH4 है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके साथ, CO2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और H जो है H के साथ ऑक्सीजन दोबारा जमा हो रही है, तो CH4 ऑक्सीडाइजेज टू CO2 एंड H2O। अगर CH4 ऑक्सीडाइज हो रही है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन के साथ कौन सी चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी है कि ऑक्सीजन ऐड होती है तो उस चीज़ की ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन ऐड होती है तो उस चीज़ की रिडक्शन होगी। CH4 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिस, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो O2 है उसकी क्या हो रही है, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे आपने लिखना है रिडक्शन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। अगर आप इस तरीके से नहीं जाते हैं तो फिर दूसरा केस क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, CO2 प्लस H2O। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके सामने फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 × 4 और इसके साथ क्या आ जाएगा, -4। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है तो 4 हाइड्रोजन के ऊपर कितने होंगे, ×4, और इसके साथ क्या है, -4। यहाँ पे अगर आप देखें तो -2 और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके साथ क्या आ जाएगा, +4। यहाँ पे -2 तो इसके साथ क्या आ जाएगा, +2। अब आपने देखना है कि CH4 में जो कार्बन है, फॉर एग्ज़ाम्पल C जो है -4 से कहाँ पे जा रहा है, +4 के अंदर। तो इसका मतलब है कि पहले ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। पहले ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके C0 में जाएगा, फिर ये किस में जा रहा है, C4 के अंदर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, लूज़ करके CO2 में जा रहा है, तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अगर कोई चीज़ कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, CH4 ऑक्सीडाइजेज टू CO2। इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 0 से किस में जा रहा है, H2O के अंदर -2 है, +2। तो ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐड करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगी। तो इस केस में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, CH4 ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये कंबस्चन की एक इक्वेशन थी जिससे हम ये सीख सकते हैं कि डेली लाइफ में हमारे यहाँ जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो क्या हैं, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन है, जो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल इसकी डिस्कस की। आप जो आपके माइंड में आता है आप उस हवाले से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 हमें क्या कह रहा है कि डिफ़ाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती क्या है। क्या होगा कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, अब क्या है कि यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कौन से होंगे, मेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ metals on the basis of their
on the basis of their standard reduction potential। हम यहाँ पे जो मेटल की अरेंजमेंट करेंगे बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग कौन सी चीज़ इंक्रीजिंग? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट होगी मेटल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट के साथ। तो इसको हम क्या लिखेंगे? दिस अरेंजमेंट विल बी नोन एज, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब क्या होगा कि दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इससे हम ये हमें क्या फ़ायदा दे सकती है, इसका अगर हम एक और पॉइंट लिखते हैं, इट टेल्स अबाउट द redox reaction। redox reaction मीन के दैट इज़ अगर हम ये लिखें दैट इज़ अबाउट, दैट इज़ which metal is active and release electrons early, ठीक है, as compared to the second metal, as compared to the second metal used as electrodes in galvanic cell। ठीक है, गैल्वानिक सेल के अंदर आपने दो मेटल यूज़ की हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम अगर यूज़ करते हैं जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। अब आपने ये देखना है कि कौन सी इसमें एक्टिव मेटल है और कौन सी लीस्ट एक्टिव है। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखेंगे। अगर तो जिंक जो है वो अबव सीरीज़ है तो ये होगा एक्टिव मेटल, और जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो कम होना चाहिए। अगर अबव पे है तो ये कम होगा, और ये क्या करेगी, जल्दी से ये एक्टिव है तो ये क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और ये किस में चला जाएगा, Zn2 पॉजिटिव, और ये एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। इसके लिए मैंने आपको क्या बातें बताई हैं कि ये जिंक क्या है, अबव इन सीरीज़, अबव है, इसका जो ई स्टैंडर्ड है वो लो होगा, और ये क्या होगा, एक्टिव काम करेगा और जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। कॉपर क्या है, लो इन सीरीज़, इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो हाई है, और ये क्या होगा, लीस्ट एक्टिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं कि कौन से मेटल एनोड के तौर पे एक्ट करेंगे और कौन से मेटल कैथोड के तौर पे एक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्हाई डज क्लोरीन गैस फॉर्म एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड 2 क्लोराइड। इसमें जो छठा है ये, इसको अगर हम देखते हैं, लेड 2 क्लोराइड की हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड 2 क्लोराइड, और ये क्या है, मोल्टन लिक्विड फॉर्म के अंदर है। इसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस के तौर पे लेके जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल PbCl2 आयनाइज होगा। आयनाइजेशन से क्या होगा कि Pb2 पॉजिटिव
और Cl1 माइनस के आइंस बनेंगे। उसके बाद क्या होगा कि क्लोरीन गैस जो है वो एनोड के ऊपर, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो क्लोरीन गैस किस फॉर्म में चली जाएगी, Cl2 की फॉर्म में। क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ से ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। यहाँ पे भी आप इसको बैलेंस कर देंगे तो आप ये लिखेंगे कि इन रिएक्शन मिक्सचर Cl negative ions migrate to anode, and oxidation of Cl negative ions occur at anode. As a result of this oxidation, Cl2 gas is formed. ठीक है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कौन सी चीज़ होगी, Cl2। और इसमें जो नेगेटिव आइंस भी मौजूद होते हैं, लेकिन Cl2 इज़ मोर रिएक्टिव, मोर एक्टिव एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव आइन। तो Cl जो है वो जल्दी से किस तरफ मूव कर जाएगा, किस तरफ जाएगा, यहाँ पे एनोड की तरफ। तो OH नेगेटिव हैं वो इतनी जल्दी से नहीं जाएंगे, वो भी नेगेटिव हैं, वो भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। किसी केस में हाइड्रोजन गैस भी एनोड के ऊपर डेवलप होती है, लेकिन इन दिस केस क्लोरीन गैस यहाँ पे मौजूद होगी। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है, उसकी तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, how do hydrogen oxygen fuel benefit the environment compared to the gasoline engine? अब ये इन्वायरमेंट के लिए कैसे फ्रेंडली होता है गैसोलीन इंजन। इसमें आपने एक इसका बेनिफिट लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 में। उसके बाद एक क्वेश्चन रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ओके, एनवायरमेंट फ्रेंडली सेल। ये जो फ्यूल सेल है इसको हम कहते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली सेल। कि इसमें आप लिखेंगे कि फ्यूल सेल uses hydrogen and oxygen as a fuel, and converts directly into electricity। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि आप लिखेंगे कि देयर इज़ नो एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल गैसेस कौन सी हो सकती हैं, सच एज CO2, और क्या हो सकता है, सल्फ़र के ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, इनटू द environment। So no pollution caused by this cell। So we can say that क्या होगा कि फ्यूल सेल इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। आप इसके साथ इक्वेशन भी लिख सकते हो। इक्वेशन क्या हो सकती है, H2 + O2, जब ये कंबस्शन होगी तो इससे क्या बनेगा, वाटर, और साथ में क्या निकलेगी, यहाँ से हीट रिलीज हो जाएगी। ठीक है।
तो ये इसमें कोई भी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी गैस रिलीज़ नहीं हो रही जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेल होगा। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट, एक स्केच अ डैनियल सेल विच लेबल कंपोनेंट एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। एक मैं आपके साथ स्केच बना देता हूँ, लास्ट पे आखिरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। हमने एक डैनियल सेल बनाना है जो कि क्या होगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को भी शो करना है। ये आपके सामने एक डैनियल सेल मैं बना रहा हूँ। ये इसका एक हाफ सेल आ गया, इसके साथ क्या आ जाएगा, दूसरा हाफ सेल आ जाएगा। ये पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पे इसको दोबारा रिवाइज कर लें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, उसके बाद इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स को डिप करना है। इसी तरह से इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स को डिप करना है। अच्छा, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स आ गए हैं। इसको आप अगर करना चाहते हो तो आप पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इसी तरह से ये एक इलेक्ट्रोड है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट, इसके साथ हम क्या करेंगे, कोई वायर जो है यहाँ पे एक यू शेप्ड, एक हम क्या कर रहे हैं, साल्ट ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम मज़ीद ठीक बना लें तो बेहतर रहेगा। एक यू शेप्ड, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि आप इसमें साल्ट यूज़ करेंगे, आयनिक साल्ट की जेल को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, साल्ट ब्रिज। ठीक है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें होंगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल के है पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव आयनिक साल्ट्स मौजूद होते हैं इसके अंदर। आयनिक साल्ट इसकी क्या मौजूद होती है, जेल। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको आगे ऊपर कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करेंगे कि आपने यहाँ से वायर्स लेके जानी है, यहाँ पे लेके आएंगे और इस तरफ से भी आप वायर को लेके जाएंगे और सेंटर में आपने वोल्ट मीटर को टच करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर आ गया और इसके साथ आप क्या करेंगे कि जो आपका, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जिंक यूज़ करते हैं और इस साइड पे क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने जो आपका ये आपको इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा है, ये कितने किसके अंदर डिप होना चाहिए, 1 मोलर इसके जो आइंस होंगे उसके अंदर डिप होगा। इसी तरह से ये वाला भी क्या होगा, अपने आइंस के अंदर डिप होगा और जो आपका साल्ट ब्रिज है वो भी इसके अंदर डिप होना चाहिए। अब इसके अंदर जो आइंस हैं वो आपको नज़र आएंगे, वो कौन से हैं, जैसे जिंक है तो ये किसके अंदर डिप होगा, 1 मोलर। 1 मोलर हम लिख रहे हैं 1 मोलर ZnSO4 सोल्यूशन के अंदर। ये जो सोल्यूशन है वो कौन सा है, 1 मोलर ZnSO4। इस साइड पे कौन सा होगा, 1 मोलर कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट है तो इसके अंदर कौन से आइंस मौजूद हैं, कॉपर के, और साथ में कौन से होंगे, सल्फेट के। इसी तरह से यहाँ पे कौन से आइंस मौजूद होंगे, Zn के, और साथ में कौन से मौजूद होंगे, सल्फेट के। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए,
ये आपका हाफ सेल आ गया, Zn हाफ सेल, और इसको आप क्या लिखेंगे, कॉपर हाफ सेल। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है दिस इज़ वोल्ट मीटर, सारों को आपने लेबल करना है वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ है दिस इज़ साल्ट ब्रिज, ये क्या है, वायर्स। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि ये एक्टिव मेटल है, अभी मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज़ कैथोड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें आपने डैनियल सेल को ड्रा करना था और इसकी लेबलिंग करनी थी और सारी चीज़ें आपने बतानी थी। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप पेपर में इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो चीज़ है आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, जो स्टार्ट से हमें कि शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो आज के लिए जस्ट इस टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ हम शॉर्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।